अस्सलाम वालेकुम हारिस बेटा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर अल्लाह का शुक्र सब आप कैसे हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको रमज़ान मुबारक आपको भी सर हाशिम को भी और तमाम स्टूडेंट्स को। खैर मुबारक है बेटा, खैर मुबारक। अपने पेरेंट्स को भी, अपने घर वालों को भी हमारी तरफ से मुबारकबाद देने इस हवाले से। ना सिर्फ रमजान की बल्कि रमजान की बरकतों के साथ माशाल्लाह जो आपने एक काफी अच्छा सा खुश रहने का मौका उनको फराहम किया है, उसके लिए मुबारकबाद। अच्छा, पहले हारिस मेरे बेटे थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, कहाँ से आपने तालीम हासिल करी और कैसे हमारे तक पहुंचते, हम तक पहुंचे, हम तक किस तरीके से आपने जो है आगे अपने सफर को जारी रखा। थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो सारे बच्चों को जो सुनने जा रहे हैं इसमें। सर मेरा नाम हारिस अली है और मैं रावलपिंडी से बिलोंग मैं करता हूँ। और मेरी जो मेट्रिकुलेशन है वो यहीं पे एक प्राइवेट स्कूल है वहीं से मैंने की थी। और उसके बाद एफएससी जो है मैंने फर्स्ट ईयर वो पीटीसी पंजाब कॉलेज वहाँ से मैंने की फर्स्ट ईयर। और सेकंड ईयर भी मैं वहीं से अभी कर रहा हूँ। और आपका जो था ये मैंने देखा यूट्यूब पे ना सर हाशिम की आई वीडियो। तो वहाँ वहाँ पर मैंने एक दो उनकी देखी मैंने वीडियोस, उन्होंने थोड़ा गाइड किया मोटिवेट किया। तो उसी दौरान ना मैं एंटी टेस्ट के बारे से देख रहा था, काफ़ी जो अकेडमीज थी उनको भी देख रहा था। तो इन्होंने मुझे सब कुछ बताया उसके मुताबिक, जो फैसिलिटीज़ बताई इन्होंने और सारा जो गाइड किया ना, तो मुझे काफ़ी इम्प्रेस मतलब मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ उससे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यहाँ जाके ट्राई मतलब जॉब करते। माशाल्लाह गुड। आप पीजीसी के प्रोडक्ट हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। जी सर उधर। यार पीजीसी सारी बातें एक तरफ, पीजीसी रील्स के अंदर बड़ी आती है भाई, स्पेशल रील्स के अंदर पीजीसी। सर वो रील्स वाले बच्चे तो उनका काम ही है रील्स बनाना, वो अलग है। तो जिन्हें पढ़ना होता है वो तो हर जगह से जो पढ़ लेती है। बिल्कुल ऐसे ही है मेरा और बच्चा। अच्छे बच्चे हर जगह होते हैं। आपकी बेटा मैट्रिक के अंदर क्या परसेंटेज थी और जी सर। फर्स्ट ईयर में क्या परसेंटेज है अभी? सर मैट्रिक के अंदर मेरी जो थी 97 थी परसेंटेज, और फर्स्ट माशाल्लाह। ईयर के अंदर मेरी 94 परसेंटेज। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, वेरी गुड यार। और इसका मतलब तुम्हारा एग्रीगेट भी काफी अच्छा बन रहा होगा फिर तो अभी नस्ल के अंदर। जी सर मैंने किया था तो वो 84.5 जो है तकरीबन दैट्स वेरी गुड, अप्रोक्सीमेटली यानी बन कि रहा जिस था। फील्ड में हाथ रखो फील्ड और मिल जाए सारे इंशाल्लाह बच्चों ताला। को एक चीज बस, सारे बच्चों को काइंडली अपना थोड़ा सा एक वो भी बता दो कि आपका नस्ट में भी क्या स्कोर आया है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अंदर पे क्या क्या नंबर आए हैं बेटा। जी सर मैंने एनईटी जो वन था उसके लिए अप्लाई नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पर मेरी इतनी नहीं थी जो थी प्रैक्टिस और सब कुछ वो नहीं था। तो मैंने एनईटी टू के लिए अप्लाई किया। तो उसके अंदर मेरे मैथ के अंदर 84 मार्क्स हैं, फिजिक्स के अंदर मेरे 49 मार्क्स हैं और इंग्लिश के अंदर 29 मार्क्स हैं। तो कुल मेरे 162 मार्क्स लास्ट में। इंग्लिश में माशाल्लाह। 29 मार्क्स? बच्चे परेशान हो जाते हैं ये सुन के, इंग्लिश में तो ज्यादा कैसे आ गए है। तो इंग्लिश में इंग्लिश क्या वाकई में स्टडी की होती है थी तो। ऐसी यार? सर इंग्लिश में मेरा ये मानना था कि जो मेन पार्ट होता है वो वोकेबलरी होती है, क्योंकि देखिए ग्रामर के सवाल गुड। तो हर कोई जो है कर लेता है। वो तो आसानी से हो जाती हैं। मेन जो आपका जिसको आपने जो टैकल डाउन करना है वो वोकेबलरी है। तो उसके लिए तो और कोई रास्ता नहीं है, आपको तैयार जो है करने पड़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, सारे तो नहीं हो सकते, लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स हैं वहाँ से भी मैंने की तैयारी। और स्पेशली जो मैराथन थी इंग्लिश की वो बहुत हेल्पफुल थी मेरे लिए। और इसके अलावा और भी मैंने जो है ना जो कि पास पेपर्स के अंदर वर्ड्स आए हैं उनको स्टडी किया, तो अल्लाह का शुक्र है तकरीबन हो गए थे। फिर भी मैं कहूँगा कि चार पांच वर्ड्स ऐसे आए जो कि पहले कभी ना सुने ना कभी देखे, लेकिन फिर भी हो गया अल्लाह का शुक्र। वो सर हंजला की चलो एक ये तो स्टेटमेंट है ना होता सर, है, हंजला सर अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेटमेंट तो रिपीट करें, वो कैप्स के ऊपर क्या स्टेटमेंट है आपकी? वोकेबलरी जो है ना एक बहुत बड़ा समंदर है, जितना उसके अंदर समंदर है, जाओगे उतने सही ही बात है। डूबते चले जाओगे, खत्म नहीं होता वो, उसकी डेप्थ खत्म नहीं होती है। तो ये तो है। देखो सही है। वोकेबलरी यार सिंपल सी बात है कि बच्चों को ये बात समझानी थोड़ी सी मुश्किल होती है। डिक्शनरी अगर हम कभी खोलें सर, इतनी मोटी वो डिक्शनरी है, हर पेज पे जो लफ्ज लिखा हुआ वो एक वोकैब है। तो बच्चे ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम जितनी करके जा सकते हैं उतनी करके जाते हैं अपनी तरफ से। अब वहां पे उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो पढ़ के जाए वो नजर आ जाए। वो नजर आ जाती तो क्या ही बात हो जाती है आपके पास। एनीवेज, हारिस बेटा माशाल्लाह से एक अच्छा स्कोर रहा आपके पास। ये बताओ कि आप हमारे कौन से बैच का पार्ट थे हमारे साथ, कब ज्वाइन किया था आपने हमारे इंस्टीट्यूट को, सर फिजिकोमेट्रिक्स मैंने को? जस सर मैंने अगस्त के लास्ट में किया था ज्वाइन, बैच वन में किया था। तो उसके अंदर काफ़ी सारे जो थे लेक्चर
वो आई थिंक एक एक चैप्टर वो तो हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन मैंने आगे से ही जो है कंटिन्यू किया बस। ठीक है। माशाल्लाह। तो बैच 1.0 यानी कि अगस्त तकरीबन, अगर हम अभी आप लगाएं आपके पास, तो 6 से 7 महीने का साथ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ। यस सर। इस 6 से 7 महीने के अंदर आप बेटा ये बताइए कि आपने एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ये जो जर्नी 6 से 7 महीने की गुजारी, इसको थोड़ा सा डिफाइन करोगे कि किस तरीके से इस जर्नी ने आपको नेट टू के अंदर ये 166 मार्क्स लाने के ऊपर शेप अप किया। जी 162। सर। तो सर ये था कि 160, सॉरी। 162 मार्क्स। सर ये था कि स्टार्टिंग में ना मेरी थोड़ी स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। मैंने अगर टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मैंने कोई भी लाइव क्लास नहीं ली। मेरा यही हमेशा से मानना है कि ये जो स्पेशली आप लोगों ने जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का आपने अपलोड किए हैं, इवन पिछले साल के भी इस साल के भी, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं दे आर मोर एफिशिएंट, ऑप्टिमल है ज़्यादा। उनमें आपने कुछ पार्ट जो आपने स्किप करना है वो जो है कर लें, क्योंकि आपको पता है कि बिजी काफ़ी स्केड्यूल था मेरा। मॉर्निंग के टाइम पर कॉलेज की होती थी क्लासेस, शाम के टाइम पर आके ये सारा कवर करना होता था, वहाँ पर भी देखना होता था। तो रिकॉर्डेड लेक्चर से मैंने तैयारी की अपनी पूरी, और साथ में प्रैक्टिस शीट्स में लाजमी सॉल्व करता था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो तो मेन चीज़ है। तो हर लेक्चर की जो चैप्टर कंप्लीट हुआ लाजमन उसकी प्रैक्टिस शीट जो है सॉल्व करनी है। और मैंने चारों जो टीचर्स हैं, जो फिजिक्स के दो टीचर्स, मैथ के दो टीचर्स, दोनों चारों को साथ लेके चला, इंग्लिश के भी टीचर, और इकट्ठा मैंने पढ़ा चारों से मिलकर। अच्छा हारिस बेटा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे एक चीज जो समझ पाया कि आप सुबह कॉलेज भी जा रहे होते थे, ऐसा ही है? यस सर, कॉलेज भी जा ओह। रहा था मैं। तो ये चीज जो तमाम बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए अपनी रूटीन डिफाइन बैक करें। आपकी रूटीन क्या होती है? सुबह कितने बजे उठते थे नॉर्मली? सुबह फजर में उठते थे, क्या करते थे, और रात में सोते कब तक थे? दिन में क्या टाइम किस चीज को देते थे? ओके सर। सर मैं ऑब्वियसली सुबह फजर के टाइम उठता था, नमाज पढ़ी, खाना शाना खाया, तैयारी हुई, कॉलेज गया। तो आते आते कॉलेज से 1:30 हो जाता था। एंड आके दोबारा से वही चेंज किया, खाना खाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट लेता था, तकरीबन 4 बजे तक या 4:30 बजे कह दिया। उसके बाद मेरी जो नॉर्मली दिन की ये रूटीन होती थी कि मैंने एक दिन फिक्स किया होता था कि ऑल्टरनेट डेज में चलता था। एक दिन फर्स्ट ईयर की मैथ एंड फिजिक्स, उसके बाद सेकंड डे सेकंड ईयर की मैथ एंड फिजिक्स। तो ये मैंने किया होता था। तो उसमें ये होता था कि पहले मैं लेता था मैथ का लेक्चर जो उस डे के मुताबिक होता था, उसके बाद फिजिक्स का लेक्चर। ये दोनों कंप्लीट लेक्चर्स करके इनकी जो रिस्पेक्टिव प्रैक्टिस शीट्स थी वो मैं सॉल्व मैं करता था। तो ये करते करते जो है रात का टाइम हो जाता था 8 बजे तक, मतलब अच्छे तरीके से। उसके बाद कॉलेज में जो काम होता था उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करता था, लेकिन ज़्यादातर यानी 70% जो मेरा ध्यान था ना, और जो फोकस था मेरा, वो एप्टीट्यूड की तरफ था, कॉलेज की तरफ नहीं था। और रात अच्छा। तक वो जो है मेरी जो काम होता था वो तकरीबन 10:30 11 बजे खत्म हो जाता था। अच्छा बेटा, मेरे यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहली चीज, इंग्लिश को टाइम कब देते थे? क्योंकि आपने जैसे काफी सारे बच्चों को क्वेश्चन भी होगा कि सर अगर ये फर्स्ट ईयर की मैथ फिजिक्स को एक दिन टाइम दिया, एक दिन सेकेंड ईयर की मैथ फिजिक्स को, तो इंग्लिश के लिए आपके पास टाइम कहाँ से आता था? सर इंग्लिश के लिए मेरा तो ये होता था कि अगर मैंने कोई लेक्चर लेना है, फॉर एग्जांपल कुछ टॉपिक्स थे स्पेसिफिक, मैंने पूरी इंग्लिश ग्रामर नहीं की कवर, क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश ग्रामर के उस लेवल के सवाल नहीं आते। जो किया होता है वो फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर, इवन मैट्रिक के अंदर वो सवाल किए होते हैं। तो होता यह था कि ना कुछ जिस तरह टॉपिक्स हैं, जैसे प्रपोजिशंस, वो हार्ड टॉपिक है। इस तरह के कुछ टॉपिक्स होते हैं, एनालॉजी होगी, इनके लेक्चर्स मैंने लिए। लेकिन मेनली जो इंग्लिश के ऊपर मैंने फोकस किया ना, वो वोकेबलरी के ऊपर किया है, क्योंकि अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग है तो आधे से ज्यादा तो वैसे ही एमसीक्यूज आपके हो गए हैं। उसके बाद जो आता था कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, उसके अंदर भी वोकेबलरी इस्तेमाल होती थी, वो आपको आ गई तो आ गई। और इवन मैंने जो दिया पेपर, वो इंग्लिश का जो पार्ट है 90% ऑफ दैट कंसिस्टेड ऑफ वोकेबलरी। यानी अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो वो आपने कर लिया काम। तो इंग्लिश का मैंने मेन फोकस वोकेबलरी पे दिया। उसके उसका उसका ये तरीका होता था कि रोज के जो है वो 10 वर्ड्स या 15 वर्ड्स जो उस हिसाब से होते थे, वो मैं एक दिन में याद में करता था। तो अल्लाह का शुक्र है, काफी अच्छी वोकेबलरी बिल्डअप सॉरी हो गई यार, थी यहाँ पे मेरी। तुम्हें थोड़ा सा रोकूंगा। वोकेबलरी याद करते थे, कैसे याद करते थे? ये इस वर्ड है, ये मायने, ये वर्ड है, ये मीनिंग है, इस तरह से बच्चे ये चीज बड़ा जानना चाहते हैं कि यार वोकेबलरी याद करने से जी याद सर। कैसे रहती है। तो ये कैसे याद सर रखते थे अपने पास, जी। या उनको सेंटेंसेस में यूटिलाइज करते थे, क्या करते थे बेटा? यस सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से हर कोई अपना जो है जवाब देता है। जाहिर सी बात है, मैंने भी अपना ओपिनियन देना है इसके ऊपर।
आई थिंक द बेस्ट फीचर आउट देयर फॉर वोकेबलरी, इसका रटा नहीं हो सकता। वोकेबलरी का रटा याद करेंगे आपको एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, भूल जाएंगे। इसका जो अनडाउटेडली। बेस्ट चीज यही है। यस। सो सर, आपके पास जो एआई टूल्स हैं आजकल, मेरे ओपिनियन में दे आर द बेस्ट। जिस तरह चैट जीपीटी हो गया, भाई आपने एक वर्ड देखा, वो टफ था वर्ड, आपने इनपुट किया चैट जीपीटी के ऊपर, आपने सबसे पहले उसका मीनिंग पढ़ा कि भाई इसका मीनिंग क्या है। फिर आप चैट जीपीटी से कहो कि मुझे सेंटेंसेस यूज करके दे, सेंटेंसेस विच इंक्लूड दिस वर्ड। वो फिर आप सेंटेंसेस पढ़ें, आप देखें कि ये वर्ड का यूज कैसा है, इस वर्ड को यूज किस तरह किया गया है सेंटेंस के अंदर, और वो आप फिर यूज करेंगे। फिर अपने पास से एक दो आप सेंटेंसेस बनाएं, और इंशाल्लाह वो वर्ड हो जाएगा आपको याद, पक्का हो जाएगा। यही बेटा मेन चीज है आपके पास जो कि बच्चों को सिखा दी जाती है साथ साथ के। वोकेबलरी जो है वो वोकेबलरी याद ऐसे नहीं होगी कि मैंने वर्ड पढ़ा मीनिंग पढ़ा, वर्ड पढ़ा मीनिंग पढ़ा, याद कर लिया, कल परसों भूल जाएगा। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हो। जब तक उसको यूटिलाइज करना नहीं सीखेंगे बच्चों को ये बात समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है कि इंग्लिश भी समझने की जरूरत है। इंग्लिश याद करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश को भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैथ्स और फिजिक्स को या केमिस्ट्री बायो को हम लोग साइंस के तौर पर ट्रीट करते हैं, तो इंग्लिश इज अ साइंस इन इटसेल्फ। ये चीज अगर हमें समझ में आ जाए तो हम इंग्लिश के अंदर भी एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं। एंड यू हैव अ वेरी गुड स्कोर इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर अगर 29 आउट ऑफ 40 की बात करें तो मेरे ख्याल से सर आशिम 29 स्कोर लेकर आना इंग्लिश के अंदर नस्ट के हवाले से एक बड़ा स्कोर है। नस्ट के हवाले से सर कि आपके पास ये कहा जा सकता है कि अच्छे स्कोर्स पे काउंट होता है ये। सर बहुत अच्छा स्कोर काउंट होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि मेजोरिटी बच्चा फिजिक्स को या मैथ्स को टाइम देता है, इंग्लिश को टाइम ही नहीं देता। ऐसे ही है। हालांकि इंग्लिश 40 मार्क्स के लिए इंक्लूडेड है, और वो 40 मार्क्स आप सीधे सीधे देखें, अगर आप 200 में से 40 निकाल दें, टोटल 160 ही बचता है। मेजोरिटी बच्चे जो गलती करते हैं उनका 15 स्कोर होता है, 12 स्कोर होता है, 20 स्कोर होता है, हद से हद। हम्म। तो वो इंग्लिश और मैथ्स को ज्यादा टाइम देते हैं, उनमें बहुत अच्छा स्कोर होगा, मगर इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके ऑब्वियसली नंबर गिर रहे होते हैं। अच्छा हारिस बेटा, ये बताओ कि अगले नस के राउंड देने हैं या बस अब हो गया? एडमिशन तो कंफर्म है आपका इंशाल्लाह ताला, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही कंफर्म है आपका, क्योंकि 84 मेरिट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। तो अब आप बताओ कि मजीद अब नस्ट के एग्जाम्स दोगे भी, नेट 3 या नेट 4? सर मैंने इसके ऊपर अपने जो फादर हैं और फैमिली ऑफ कोर्स उनके साथ डिस्कस किया था मैंने। तो सर मैं नहीं दूंगा दोनों, क्योंकि अब जैसे आपने कहा कि एडमिशन तो हो गया। सर अब मैं जिस चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ ना, जो मेरा मेन प्रायोरिटी है अभी, दैट इज जी की। मैंने उस जो इंशाल्लाह। जी की है उसका जो टेस्ट है उसको मैंने टारगेट करना है, और इंशाल्लाह मेरा गोल है कि टॉप 20 के अंदर आऊँ। तो अभी मैं फुल टाइम जो है उसकी तैयारी के अंदर में लगा हूँ। मेरा बच्चा ये बिल्कुल सही डिसीजन है आपका, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप ऑलरेडी, क्योंकि नस में देखो एडमिशन इंशाल्लाह ताला आपका वैसे ही कंफर्म है इंशाल्लाह ताला जबरदस्त। जीआईकेआई के अंदर टॉप 20 में आओगे, 100% स्कॉलरशिप है। अभी तक जितने बच्चों का इंटरव्यू लिया है सबको ये बात मैंने बताई है, आपको भी बता रहा हूँ। टॉप 20 में अगर जीआईकेआई में आ गए, 10 लाख रुपए, 9.5 लाख रुपए की फीस है, पूरे साल की पूरी माफ है। और विद इन द यूनिवर्सिटी आप रहते हो, हॉस्टल हॉस्टल के सारे खर्चे माफ हैं। तो बहुत अच्छी डिसीजन है मेरा बच्चा, बिल्कुल जीआईकेआई पे करो, सेम पैटर्न है। बस ये है कि वहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एमसीक्यूज कम होते हैं, मगर बेहतरीन है वो आपके पास, बिल्कुल उसके ऊपर करो मेरा बच्चा, और आप इंशाल्लाह ताला उसको अचीव भी कर सकते हो। वेरी गुड। अच्छा मैं ये पूछ रहा था मेरे बेटे कि तुमने हारिस तुमने स्ट्रेटेजी अपनी पूरी डिफाइन करी कि किस तरीके से तुम जो है फर्स्ट ईयर रिकॉर्डेड लेसन पे रिलाय करते थे। एक दिन फर्स्ट ईयर, एक दिन सेकंड ईयर, इंग्लिश कैसे पढ़ी, मैथ्स फिजिक्स कैसे पढ़ी, यू डिफाइंड इट ऑल। ये बताओ टेस्ट दिया करते थे सारे? सर फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने शुरू के 2-3 दिए थे टेस्ट, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं दिए टेस्ट। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि टेस्ट ना दिए। मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो टेस्ट दें। मेरे लिए ये था कि मैं प्रेफर नहीं करता था देना टेस्ट। मैं ज़्यादा ये करता था कि जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैं करूँ। सारा जो टाइम है ना मेरा, क्योंकि आपको पता है मेरे पास लिमिटेड टाइम था, तो मेरा ये होता था कोशिश कि जितना मैं इसको यूटिलाइज कर पाऊँ, एक्सप्लॉइट कर पाऊँ, मैं सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरह करूँ। तो मेरा टाइम सारा वहाँ जाता था। और प्रैक्टिस शीट मेरे नज़दीक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो प्रैक्टिस अच्छा शीट जैसे प्रैक्टिस शीट है वैसी टेस्ट भी है बेटा प्रैक्टिस के लिए। और एफएलपीज वगैरह के बारे में अगर हम बात करें। तो एफएलपीज भी मैंने एक दिया था, वो भी टेस्ट से बिल्कुल एक दिन पहले रात के टाइम पर। और उस एफएलपी में मेरे 158 मार्क्स आए थे, और सुबह के टाइम जाके मैंने टेस्ट दिया था 160। ओ चलो ग्रेट। बेटा, अगर अच्छा इसको इस तरह से मैं सवाल थोड़ा सा चेंज करूं कि लेट्स से तुमने रात में एफएलपी दिया और सुबह को बैठ के तुम नेट टू देकर आ जाए, मुश्किल कौन सा लगा ज्यादा? सर एफएलपी थोड़ा ज़्यादा टफ, नस उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली इजी आए थे क्वेश्चन आए। तो डिफिकल्टी लेवल रखने की जो वजह थी वो यही थी होती है मेरे बेटे कि आप लोग अपने पास अगर स्टार्टिंग के अंदर मुश्किल चीज अबूर करके चले जाओ
तो आगे जाके अगर कोई थोड़ी सी मुश्किल चीज भी आती है तो वो हलवा लगने लग जाती है। एंड दैट्स व्हाट यू फेस्ड इन योर सही है। रियल लाइफ एज वेल। जी सर आशिफ। बेटा मुझे ये डिफाइन करें कि आप लाइव क्लासेस को जैसे अगर स्किप भी कर रहे होते थे तो फिर उन्हीं टीचर्स के रिकॉर्डेड क्लासेस को भी ले रहे होते थे। तो आप सर आफ्ताब की ले रहे होते थे जहां से टॉपिक नहीं कवर हो रहे होते थे, मेरी ले रहे होते थे, किस तरीके से उसको लेके चलते थे, प्रोफेसर रोनाल्ड की लेते थे, सर बिलाल की ले रहे होते थे, क्या उसके अंदर स्ट्रेटेजी होती थी, या आपको हमने कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी दी हुई होती थी उसको भी गो थ्रू करते थे, क्या करते थे उसके अंदर? सही। सर मैं लाइव क्लासेस मैं नहीं लेता था, तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड लेता था। उसमें ये होता था कि जिस कोर्स के पैटर्न पे आप लोग पढ़ा रहे होते थे मैं उसी को फॉलो करता था। जिस तरह सर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं मैं उनको कर रहा हूँ फॉलो। सर रोनाल्ड पढ़ा रहे हैं उनको कर रहा हूँ, आप पढ़ा रहे हैं उनको कर रहा हूँ। तो रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं ना लैग कर रहा था पीछे, कि मैं मतलब मैं अप टू डेट नहीं था कोर्स के साथ, मैं पीछे था। तो पीछे से मैं कर रहा था कवर, और रेगुलरली जो है मैं रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं वो लेता था। आपकी होगी मैंने जिस तरह कहा कि फर्स्ट ईयर वाले दिन आपकी क्लास और सर रोनाल्ड की क्लास, इसी तरह सेकंड ईयर वाले दिन सर आफ्ताब की क्लास, सर बिलाल की क्लास। तो इस तरह मैं चारों को लेके चल रहा था। अच्छा माशाल्लाह। चलो ये तो बहुत अच्छी सही। बात है। और जब चारों को लेकर चलते थे साथ में तो सवाल ये रखते हैं कि इन सब में जितने टीचर्स आपने पढ़ा, हु वाज योर फेवरेट टीचर अमंग्स दीज? सर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि चारों ने, बल्कि चार नहीं, 6 टीचर्स ने मैंने आपसे भी पढ़ा है। जो आपकी जो एक्स्ट्रा अच्छा। थी क्लासेस वो भी मैं आपसे ली हैं, और सर एहतशाम से भी। तो ऑल 6 ऑफ यू मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आप लोगों का पढ़ाने का स्टाइल, जो क्वालिटी आप प्रोवाइड करती हैं, जितनी आप मेहनत लगाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, इट्स रिमार्केबल, क्वाइट रिमार्केबल। तो लेकिन फिर भी अगर मैं एक फेवरेट अगर बताऊं तो वो सर हाशिम ही है। तो इन्हीं से मैंने जो है पहले ही मैंने क्या बात कहा है। भी कि मोटिवेशन मैंने ली थी। जो मुझे जिनने गाइड किया था वो सर हाशिम ही थे। क्योंकि उस टाइम पर मैं देख रहा था काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस को, और बिलीव में 40,000 से कम कोई ले ही नहीं रहा था। और मेरे दोस्त भी वहाँ जा रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो भी वर्थ इट नहीं थी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कुछ था ही नहीं। जिस मुकाबले में क्वालिटी दी गई है यहाँ पर, जो फैसिलिटीज दी गई हैं, उसके मुकाबले में जो फी थी वो तो कुछ थी ही कोई नहीं। तो फिर आपने अपने दोस्तों को अब बताया, दोस्तों को अपने आपने बताया कि 40,000 रुपीज ज़ाया करवा करें? जी जी बिल्कुल, मुझे मैंने लगा उनको पांच कहा दोस्त कि हमारे तरफ से एडमिशन मिला है। तो उन्होंने लास्ट में आके मुझसे सारे पूछ रहे थे कि भाई कहाँ से की है प्रैक्टिस। मैंने कहा था कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ। और फिर आखिर में काफ़ी सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं कॉलेज के अंदर, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, इसी वजह से कि मैंने वहाँ से तैयारी की है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, यही हम आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। सिंपल सी बात है, हमारी कोई मार्केटिंग नहीं होती, हमें अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो हमारी बहुत ऑर्गेनिक होती है। और जो भी बच्चा आता है वो ऑब्वियसली वर्ड टू माउथ के ऊपर ही होता है कि भाई एक बच्चे को जिसको हमने अच्छी तालीम दी है वही आगे जाकर डिफाइंड बैक करता है। तो हमें इस बात पे बड़ा फख्र है। तो आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपने कॉलेज में सबको बताना है बस। जी सर। चलो। अच्छा। अच्छा। बा अरे माशाल्लाह से चलें सर। जी सर 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 प्लीज कंटिन्यू, सर प्लीज कंटिन्यू। जैसे आपने बताया भाई कि अगस्त से आप हमारे बैच का पार्ट रहे, 6-7 महीने से आप हमारे बैच का पार्ट रहे हैं। आपने बाकायदा हमारे पास डेवलपमेंट के जो फेजेस हैं वो देखे हैं। जब आप उन्हें स्टार्ट किया होगा तो पोर्टल के अंदर कुछ कम फीचर्स हुआ करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता पोर्टल पे ज्यादा फीचर्स आने लग गए आपके पास। आपकी बाकायदा जो हम लोगों ने बैच चेक थी वो उधर शिफ्ट कर दी। आपका जो सब्जेक्ट के डाउट वाला पोर्शन था पूरा का पूरा वो वहां पे शिफ्ट कर दिया गया। ये बताओ कि पोर्टल पे सबसे बेहतर फीचर तुम्हें क्या लगता है जिसको तुमने सबसे सर ज्यादा ऑब्वियसली यूटिलाइज बात, किया? जी सर। सर ये जो डाउट ग्रुप वाले की बात आपने, पहले तो जो व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों ने किया था, आई थिंक ये भी बहुत एक मतलब रिमार्केबल चीज़ थी कि स्टूडेंट्स आपस में मतलब डिस्कस करें क्वेश्चंस को। आपने एक्स्ट्रा टीचर्स अलॉट किए हुए थे कि वो स्पेशली इन क्वेश्चंस का आंसर करें। और इस चीज़ को फिर पोर्टल के ऊपर लेके जाना, दिस वाज क्वाइट हेल्पफुल। और यहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हुए। वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो पहले आप उसको खुद ट्राई करें, उसके बाद आप कहीं और से देखें कि अगर आपको उसका सोल्यूशन मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही और मजीद जो है आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आई थिंक डाउट ग्रुप वाज द बेस्ट थिंग। चलो गुड, यानी कि तुम्हारे लिए डाउट ग्रुप जो है वो तुम्हारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फीचर्स में से हो सकता है, हमारी तरफ से प्रोवाइड किए गए मैं आफ्टर द यहाँ पे रिकॉर्डेड लेसन। यस सर। बस मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा। बेटा हम ये वाली बात बता बता के थक गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट,
जितने भी यहाँ पे आपके डायरेक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पे सारे के सारे, सबने बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊँ ना, मैं बच्चों के डाउट्स बहुत पहले से देख रहा होता था, मतलब जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया डिकेड बैक, उस वक्त से 99% बच्चा जो होता है ना, वो किसी क्वेश्चन में फंसता है, उसको खुद से सॉल्व करने की ट्राई नहीं करता। अगर आपने मेरा कभी भी कोई लेक्चर लिया होगा, जो कि ऑब्वियसली आप लेते थे, तो आपको ये बात आइडिया होगा कि मैं बार बार एक जुमला कहता था कि बेटा पेज काले करना सीखो, पेज काले करना सीखो। बच्चे का क्या है, बच्चा क्वेश्चन में फंसा, उसको उसका आंसर किसी अगले बंदे से चाहिए, वो खुद से सोचता नहीं है। डाउट हमने फैसिलिटी दी भी जरूर है, मगर हम बच्चों को रिकमेंड जरूर करते हैं कि एटलीस्ट बेटा खुद से ट्राई तो करो आप। पहली चीज। सेकंड नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर भी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, हमने वहाँ पे डाउट टीचर्स आप लोगों को अलग प्रोवाइड करे हुए हैं, और जो जूनियर टीचर्स थे वो अलग थे। तो लाइव डाउट क्लासेस भी हम तो बच्चों की यहाँ पे कवर करवा रहे थे, यानी कि जो नॉर्मल क्लासेस कवर हो रही हैं वो अलग हैं। हर सब्जेक्ट में एक एक प्रोफेसर जो डाउट टीचर की हैं, जिनका काम लाइव डाउट क्लासेस को कंडक्ट करना है, वो अलग हैं, जो कि आपके हर सब्जेक्ट की हर वीक पे कंडक्ट हो रही है। इसके अलावा जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप थे, और उसको हमने अब चेंज कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप वाली चीज़ अब हमारी पोर्टल्स के ऊपर चली गई है, कि भाई आपका जो जिस तरह चैट सपोर्ट ग्रुप था वो पोर्टल के ऊपर मौजूद है, कि वहां पे आप अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी थ्रेड का ऑप्शन हमने दे दिया कि भाई आप अपने क्लास फेलोज के जरिए क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो वो एक फैसिलिटी भी हमने इसलिए बच्चों को दी कि भाई ताकि किसी को भी मसला हो रहा है वो वहां से भी वो कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें खैर हमारी और भी प्लान्स हैं, उसको भी आगे हम अभी एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। बट ये वाली चीज़ आपकी बड़ी अच्छी है कि आप खुद से भी ट्राई करते थे, जो कि दूसरे बच्चों के लिए बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी सर, हंसला। यहाँ पे बस मैं एक चीज और भी ऐड करूंगा सर आपके लिए, जो कि बच्चे अभी सुने उस चीज को बांधे अपने पास साथ में, कि अगर कहीं पे फंस गए हो, कहीं पे भी फंस गए हो, किसी भी सवाल में फंस गए हो, तो सबसे पहले खुद ट्राई करो। नहीं कर पा रहे, भाई हमारे पास सबसे अच्छा फीचर है, रिकॉर्डेड लेसन मौजूद है। दोबारा जाके रिविजिट करो उस टॉपिक को, सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिविजिट कर लो। क्या पता रिविजिट करने से तुम्हें वो वाली बात समझ में आ जाए और तुम फिर खुद ही करने के काबिल बन जाओ। ठीक है। एक सवाल जो तुमने खुद ढूंढा है, वो तुम्हें जितना अच्छा समझ में आ सकता है ना, उतना अच्छा कोई सवाल समझ में नहीं आ सकता। उतना अच्छा किसी टीचर का समझाया हुआ भी नहीं आ सकता, जो बंदा खुद ढूंढ के अपने पास खुद एक्सप्लोर करता है। जो एक्सप्लोरेशन होती है ना इंसान की, जो क्यूरियोसिटी होती है, वो उसको सबसे ज्यादा सिखाती है। ये अगर स्टूडेंट्स हमारे पास इस चीज को अपने साथ बांधने लग जाए, तो वो ऑटोमेटिकली अपने स्कोर्स को 10 to 15% इंक्रीज कर सकते हैं, आराम से बैठ के। यस सर। चलो हारिस, यस। बहुत बातें हुई आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत आपने इंफॉर्मेटिव चीजें बताई, और साथ साथ ये भी बताया कि जो आपकी जो रूटीन है, वो किस तरीके से बाकी लोगों के लिए भी, जो कि उस वीडियो को सुन रहे होंगे बाद में इंशाल्लाह ताला, तो उनके लिए फ्रूटफुल हो सकती है। और जो वोकेबलरी वाली बात है, मतलब बड़ी रियलिस्टिक सी बातें आपने करी, वो बात तमाम बातें जो फॉलो की जा सकती हैं। वरना बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि यार हम लोग कॉलेज के साथ ये कैसे लेके चले, हम तो कॉलेज ही पढ़ रहे हैं, आपने सीधा सीधा बता दिया भाई कॉलेज पढ़ लो तो क्या हुआ, इस टाइम पे ये बैठ के कर लो, एक दिन फर्स्ट ईयर कर लो, एक दिन सेकंड ईयर कर लो, दोनों चीजें निकल जाएंगी। और इस तरीके से अब देखो आपने, अभी आपका सेकंड ईयर मेरे ख्याल से चल रहा होगा, कंप्लीट नहीं हुआ होगा, यस। ऐसे ही है। लेकिन यस। आपके जहन में एक सेटिस्फेक्शन है कि यूनिवर्सिटी मिल चुकी है, जो लोगों को इंटर के बाद जाके मिलती है। यूनिवर्सिटी एटलीस्ट एक, ठीक है, तुम्हारा अपना जो एम है वो जीआई के अचीव करना, अलग अलग उसमें कामयाब करे, लेकिन स्टिल एक जहन में सेटिस्फेक्शन, यार कुछ हो ना हो, नस तो अब मेरे पास है। नस जहाँ पे लोग जाने का ख्वाब रखते हैं, जहाँ पे जाने के लिए लोग आपके पास तरसते हैं, वहां पे तुम सेटिस्फेक्शन लेके बैठे हो कि यार मेरे हाथ में तो है, मैं जरा और ऊंची की तरफ सोचूं कि और ऊंचा मुझे क्या मिल सकता है। चलो, एंड दैट इज वेरी गुड थिंग। यस। ठीक है। एनीवेज, बहुत सारी बातें हुई आपसे मेरे बेटे, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, इस बहुत सारी। मुझे बताइए कि आपने ये 6 7 महीने हमारे साथ गुजारे, बहुत सारी चीजें आपने डिफाइन करी। फिजिकोमेटिक्स को चंद अल्फाज में कैसे डिफाइन करोगे, कि तुम्हारी इस पूरी जर्नी के अंदर क्या रोल रहा? सर फिजिक्स को मैट्रिक्स को मैं अ, एक जूल में समझता हूँ, डायमंड की तरह। और आई फील वेरी लकी कि मेरा एडमिशन उस टाइम पर हो रहा है कि जब आप लोग मौजूद हैं पढ़ाने वाले। बिकॉज जो क्वालिटी टीचिंग यहाँ पर मिल रही है, मैंने अपना जितना भी मेरा एकेडमिक रहा है, करियर रहा है, उसमें मैंने नहीं देखा कि कितनी बच्चों के ऊपर मेहनत की जाती है। और जहाँ तक ये बात है कि सेकंड ईयर को साथ लेके चलना, तो ये मैं ये भी बता दूं कि यहाँ से जो बंदा तैयारी करता है, ऑटोमेटिकली उसकी सेकंड ईयर तैयार हो रही होती है। जो उसके वहाँ पर होती हैं कॉन्सेप्ट यहाँ सीखता है, उससे और इम्प्रूव हो जाते हैं और सोलिडिफाई हो जाते हैं। तो सेकंड ईयर की जो है वो इतनी नहीं होनी चाहिए टेंशन। मेन आपका जो फोकस है वो एप्टीट्यूड होना चाहिए। हाँ, उसके बाद जैसे अब आप हो गए फ्री, तो अब आप उस पर ध्यान दें सेकंड ईयर पे। तो आई थिंक मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं कंटिन्यू मैं करना चाहूँगा। और बहुत अच्छा मिल रहा है सब।
बिल्कुल बेटा, हम यही वाली बात तमाम बच्चों से कहते हैं कि जब आप सेकेंड ईयर एप्टीट्यूड की तैयारी कवर कर रहे हो तो आपका एफएससी का पोर्शन वैसे ही स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ऑब्वियसली आपके एफएससी से थोड़े अपर लेवल के होते हैं। फिर आप ट्रिक्स सीख रहे होते हो, उन ट्रिक्स को अगर आप अपने एफएससी में भी अप्लाई करोगे तो वहां भी एमसीक्यूज का पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। 99% बच्चा जो एफएससी में नंबर कम लेकर आता है, क्यों लेकर आता है? वो एफएससी के अंदर 20 नंबर का एमसीक्यूज पोर्शन आता है हर सब्जेक्ट के अंदर। एक अच्छा बच्चा भी 4 या 5 नंबर ऑन एवरेज बोर्ड के पेपर के अंदर गवा देता है। क्यों गवा देता है? क्योंकि उसको ट्रिक्स नहीं आती होती। तो अगर वो बच्चा एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स को अपने एफएससी में अप्लाई करे तो वो 20 में से 20 एमसीक्यूज लेकर आएगा। 3 या 4 परसेंटेज उसकी कम हो रही है एफएससी के अंदर, वो भी नहीं होगी। तो ये वाली चीज भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट होती है जो आपने बिल्कुल यहाँ पे सही हाईलाइट करी बेटा। Yes. चले बेटा, यहाँ तक काफी सारी बातें हो गई, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। काफी अच्छे लगे, काफी इंटेलिजेंट और काफी फ्रूटफुल हमारी डिस्कशन रही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। इसके अलावा कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो तुम्हें लगे कि तुम फिजिकोमेटिक्स को सजेशन देना चाहोगे? देखो, वैसे हमारी बहुत कोशिश होती है कि हम लोग किसी तरीके से अपनी क्वालिटी को जिस तरह से इंप्रूव कर सकें, जितनी कोशिश हम इसमें पुट कर सकें, जितनी हम इसके अंदर जान मार सकें, हम बढ़ते हैं। ठीक है। और हम यकीन करें कि मैं हो गया, सर आशिम हो गया, सर बिलाल हो गए, सर साद वकार हो गया आपके पास, हम लोग सर जोड़े बैठे रहते हैं कि किसी तरीके से हम लोग इसको और कैसे ऊंचा कर सकते हैं और इसके अंदर क्या गुण डाला जा सकता है कि इसकी क्वालिटी और बढ़ जाए। ठीक है। इसमें क्या क्वालिटीज और एडअप की जा सकती हैं और बच्चों को इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पेश किया जा सके कि वो हर बच्चा, सिर्फ एक बच्चा नहीं, हर बच्चा अपने गोल तक पहुंच सके। अब यही एक सवाल, चूंकि वी हैड अ वेरी इंटेलिजेंट डिस्कशन विद यू, तो तुम्हारे कोर्ट में भी ये सवाल रखता हूँ। व्हाट डू यू सजेस्ट अस, क्या और क्या हम बेहतर बना सकते हैं? कोई ऐसा पॉइंट जो तुम हमें बता सको कि सर ये अगर आप कर लें तो यकीन जाने चार चांद और लग जाए। तो एज फार एज आई नो, जितनी क्वालिटी आप लोगों ने प्रोवाइड की है और जितना कुछ किया है, दैट्स मोर देन इनफ। मतलब उसके लिए आपको कहीं भी आप, जो आपकी ड्रीम है एडमिशन में, वो आराम सुकून से हो जाएगा। अब बस इंसान ने खुद मेहनत होती है करनी, उसने जो उसको फैसिलिटीज मिली हैं उसको करना, यूटिलाइज करना है। इसके अलावा अगर कोई अपनी मैं देना चाहूँ सजेशन, तो वो ये होगी कि एक फीचर है कि आपके पास इजी क्वेश्चंस हो गए, मीडियम हो गए, हार्ड हो गए, अगर इनकी एक ड्रिल हो जाए कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स हैं, वो मीडियम उनसे जो है नहीं होते क्वेश्चंस, तो ऑब्वियस ये बात है हार्ड तो उनसे होगे नहीं, क्योंकि वो मीडियम के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर उनके लिए एक ड्रिल हो मीडियम क्वेश्चंस की, कि एक रो के अंदर वो उसे सॉल्व करे, तो जब तक वो उन्हें मास्टर करेंगे, उनको जो है हार्ड को जो है क्वेश्चंस उनकी तरफ जाएंगे, तो इस तरह उनकी एक अच्छी ड्रिल हो जाएगी और एक प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी मेरे ख्याल से कि मोर देन इनफ है जितना कुछ प्रोवाइड किया गया। दैट इज अ वेरी गुड सजेशन। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे जो इंटेलिजेंट डिस्कशन तुम्हारे साथ हुई है, तो मुझे सजेशन भी बड़ी इंटेलिजेंट की उम्मीद थी और ऐसा मिला। एंड दैट इज अ गुड सजेशन मेरे बेटे। वील इंशाल्लाह ताला वर्क ऑन इट। इंशाल्लाह ताला हो सकता है तुम्हें अपने सेशन के एंड के अंदर तुम्हें ही नजर आ जाए ये सजेशन यहाँ पे पूरी होती भी, इंशाल्लाह ताला। अच्छा बेटा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा हारिस बेटा, आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया था, नर्स के पेपर को? ये क्वेश्चन मेरा मिस हो गया तो मैं जरूर वो पूछना चाहूंगा। काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर आप इनसे ये पूछिए कि उन्होंने फिजिक्स पहले स्टार्ट करी थी, मैथ्स पहले करी थी, इंग्लिश पहले करी थी, और क्या इनके जहन में चल रहा था पेपर को अटेम्प्ट करते हुए, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने के ऊपर गए थे आप? तो सर मेरे जो स्टार्ट था वो मैथ से ही लिया था। क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली बात है कैलकुलेशंस हैं, और सुबह का टाइम है, बंदे का माइंड फ्रेश होता है। तो आई थिंक स्टार्ट मेरे मुताबिक मैथ से जो है लेना चाहिए। और फिर आपकी वाली बात थी कि शुरू के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो उस तरह से हार्ड होते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि कुछ जो टॉप के जो 2 3 थे क्वेश्चंस, दे वर क्वाइट हार्ड। तो उनको जो है मैंने, और ये बेसिक रूल है जो आपने भी दिया था, मैंने इसी को फॉलो किया कि जो क्वेश्चन नहीं आता आपको उसको आप स्किप करके आगे चलो, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इन जो थे क्वेश्चन को मैंने स्किप किया, और अल्लाह का शुक्र है पहले पहले मैथ का क्वेश्चन जो था उसे 1.5 आवर्स के अंदर किया ख़त्म। उसके बाद फिजिक्स और इंग्लिश, इसका मिला के मैंने 1 आवर के अंदर किया, तो आई वॉज लेफ्ट विद हाफ एन आवर, और हाफ एन आवर पहले मैंने जो है वो टेस्ट खत्म कर लिया था। ग्रेट, दैट्स वेरी माशाल्लाह। गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन बस मेरा और है। सुबह उठ के डेली बेसिस के ऊपर क्या मोटिवेशन फेस करते थे? बहुत मुश्किल होता है, सिंपल सी बात है, कभी कभार बच्चों के लिए पढ़ना है, अपने आप को जो है ना कीप अप करना, अपने आप को उस फेस के अंदर लेकर आना कि पढ़ाई करनी है। वरना बहुत आसान है यार, जिम जब बंदा चला जाए, चलो जिम ना भी जाए, मूवी देख ले बंदा, सीरीज रील्स देख की ले, आपके दुनिया से पास भी बाहर अच्छी मूवीज निकालना। के सजेशन होंगे।
आपके पास भी कोई अच्छी सीरीज के सजेशन होंगे, कोई बाहर क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए दोस्त बुलाते होंगे आपको भी। तो किस तरीके से उसको कीप अप करते थे डेली बेसिस के ऊपर? अब आपके पास टाइम अवेलेबल है, अब आप चाहो तो बाहर जाके खेल भी सकते हो, आपके साथ वाले अब इस टाइम पे बैठ के पढ़ने को फोकस कर रहे होंगे। तो 6 महीने उन्होंने जाया कर दिए, उसके बजाय अब वो पढ़ने पे जा रहे होंगे। हालांकि अब आपके पास, अब आप खेल सकते हो एक आसान तरीके से, क्योंकि आपने एक एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में सिक्योर कर लिया। तो आपके पास क्या डेली बेसिस पे मोटिवेशन होती थी पढ़ने की? सर मेरा तो यही मानना है कि जो एक्टिविटीज होंगी, जिस तरह फोन इस्तेमाल करना, जो वीडियोज हैं उनको देखना, बाहर एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो करना, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, और उनको साथ ले, मतलब उनको साथ लेके चलना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन उसको आपने एक लिमिट तक जो है रखना है। इवन मैं भी जो है वो फोन इस्तेमाल में करता था ड्यूरिंग दिस ऑल दिस। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, खुद एहसास होना चाहिए बंदे के अंदर कि यार मैं अपना जो टाइम है इसके अंदर मैं स्पेंड मैं कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें पैसे मतलब लग रहे हैं। तो इंसान के अंदर खुद एक मेहनत का जज्बा होता है, और सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है मेरे मुताबिक, वो तो यही है यार कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कितना कुछ आपके लिए कर रहे हैं। तो वो आपको कहाँ देखना चाह रहे हैं। वो यही मेरे लिए, खास तौर पर मेरे लिए ये सबसे बड़ी है मोटिवेशन, कि वो आपके ऊपर इतनी उम्मीदें लगाई हुई हैं, उन्होंने आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप ही उनके ऊपर पूरा ना उतरो, तो ये बहुत बड़ी जाती बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही मेरा बच्चा, ये बिल्कुल बहुत तुमने एक अच्छी आपने बेहतरीन बात बात कर करी दी है। मेरे बेटे। जी सर। और इससे बड़ी मेरे ख्याल से मोटिवेशन हो भी नहीं सकती कि अपने पेरेंट्स का जो सर फखर से बुलंद करना है। ये जो मोटिवेशन है ना, अगर ये बच्चे समझ जाएं कि इस मोटिव जितनी अचीव करते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि वो एनएलडी का कॉन्वोकेशन का दिन था, मेरे वालिद और वालिदा जो है मुझे जगह जगह पे खड़े करके जगह जगह पे तस्वीरें ले रहे थे। वो उस दिन मुझे फीलिंग ही कुछ अलग थी, मतलब वो जो उस दिन मैंने देखा ना, उस दिन जो मैंने फील किया, तो वो मैं लफ्जों में नहीं बता सकता। ये चीज मैं, हारिस भाई माशाल्लाह से आपने भी जो है अपने पेरेंट्स को जो ये खुशी का मौका दिया, मुझे भी अंदाजा होगा कि आप भी इस वक्त ऐसे सातवें आसमान पे होकर खुशी के कि आप नहीं बता सकते कि यार पेरेंट्स ने कुछ देख लिया, कुछ अचीव होकर वो देख लिया, वो खुश हो चुके हैं। जब वो खुश हो चुके हैं तो दिल से बंदा खुद ही खुश हो जाता है अपने अंदर से। ऐसी बात चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा हारिस। बहुत अच्छा लगा तुमसे मुलाकात करके, बहुत अच्छी हमारी बातचीत रही, और इंशाल्लाह ताला तुमसे मुलाकात फिजिकली भी होगी सेरेमनी के अंदर। इंशाल्लाह ताला जब हमारी ईकेट की सेरेमनी होगी तो उसमें आप इनवाइटेड होंगे साथ साथ, और लाजमी आपने आना होगा उसमें। बाकी सर हाशिम कुछ बताएं आप इसके आगे इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह ताला बेटा, बस वही है कि आप बिल्कुल, आपका गिफ्ट होगा भाई। आपकी जो आपने फीस पे करी है उसकी डबल के ऊपर हम आपको इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त एक प्राइस मनी हम आपको इंशाल्लाह ताला देंगे, जो सेरेमनी के अंदर आपसे मुलाकात भी होगी। बाकी अपने वालिदैन को मेरा बहुत सारा सलाम कहिएगा, हमारे इदारे की तरफ से बहुत सारा सलाम कहिएगा। ऑब्वियसली सर बिलाल वगैरह कहीं बिजी साथ साथ चल रहे होते हैं, तो मैं ही और सर हंजला उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको हमारे इदारे की तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद, वालिदैन को बहुत सारा सलाम कहिएगा। और हमें बड़ी खुशी हुई मेरा बेटा आपसे मिलकर। जज़ाकल्लाहुल खैर बच्चा। बाकी सर हंजला। है। बस बेटा सेम, ये सारी बातें मैं भी कहूँगा आपके पास के मेरी तरफ से भी, इदारे की तरफ से तो कर रहे हो, मेरी पर्सनल तरफ से भी अम्मी अब्बू को कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर देना। जाके एक दफा गले मिलना, उनसे बोलना कि आई हैव मेड इट एंड आई हैव गॉन मेनी स्टेप्स अवे, अपने आगे और जाना है। आप मेरे लिए दुआएं करो, मैं मेहनत करूंगा और मैंने आगे चलते हैं हम दोनों साथ मिलकर। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला तुमसे सेरेमनी में सर मैं मुलाकात होगी मैं बेटा। सर मैं आप लोगों का बोलिए भी जो है बोलिए। वो थैंक यू करूंगा खास तौर पर। और मतलब जितने भी टीचर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से थैंक्स, इतना अच्छा उन्होंने पढ़ाया। और आज मैं जहाँ पर हूँ, जो मैंने अचीव किया है, वो इन्हीं की वजह से।